समय के अनुसार नाप सकते हैं, समय के अनुसार क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं एक्यूट डिजीज है, एक्यूट, और किसी को बोलते हैं क्रोनिक डिजीज है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? समय का। यदि बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत तेजी से काम कर रही है, आज सुबह तक तबीयत सही थी, शाम तक बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं एक्यूट। और अगर धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी होती है, धीरे 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 ठीक भी नहीं होती, तो उसे बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। तो क्रोनिक और एक्यूट ये डिवीजन हो गया। माध्यम, किस मीडियम से, वो बीमारी होने का मीडियम क्या है, हमें होती किस चीज से है, वो बीमारी कैसे हम तक पहुंच रही है। तो वो बीमारी कैसे पहुंच सकती है? एयरबॉर्न हो सकती है, हवा के द्वारा हो सकती है, वाटरबॉर्न हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या अदर बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जैसे ब्लड, ठीक है, ब्लड ट्रांसमिटेड या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, हमारे शरीर के जो फ्लूइड्स हैं, उनके द्वारा फैलने वाली बीमारियां होती हैं। तो वो ज़्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सीमन के द्वारा या अदर बॉडी फ्लूइड के द्वारा। फिर वेक्टर द्वारा, वेक्टर मतलब ऐसा कोई साधन, कोई और जीव, कोई साधन इसमें इन्वॉल्व होता है। वो वेक्टर एनिमल हो सकता है, वो इंसेक्ट हो सकता है, जैसे मच्छर वाली बीमारी हो गई, वो वेक्टर बॉर्न डिजीज होगी। एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, सी वायरस इन्फेक्शन एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। वाटर बॉर्न डिजीज कोलेरा है, डायरिया, अलग अलग तरीके के डायरिया है जो पानी से फैलते हैं। एयरबॉर्न डिजीज जो हवा के द्वारा से फैलती है। एयरबॉर्न में यहाँ एक बीमारी का नाम नहीं आया, वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में मामूली सा फर्क होता है, यहाँ नहीं लिखा गया है पर आपको समझा देता हूँ मैं। एयरबॉर्न डिजीज, जैसे अभी तक कोरोना के बारे में दोनों मत हैं। कुछ साइंटिस्टों ने यहाँ तक कहा कि इट्स अ एयरबॉर्न डिजीज, और कुछ कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं जो सांस के द्वारा फैलती हैं, वो एयरबॉर्न नहीं होती हैं, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती हैं। ड्रॉपलेट का मतलब होता है बहुत बारीक कण। ड्रॉप मतलब बूंद, बूंद से भी छोटा, बहुत बारीक कण यदि है किसी चीज के, किसी उसके, तो वो बारीक कण यदि हमारे शरीर में किसी चीज से टच के द्वारा, हाथों के द्वारा फैलते हैं, तो वो बारीक कण ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे कोरोना के लिए जो अब तक एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो ये है, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग खांसते हैं, तो खांसते समय हमारे शरीर में या छींकते हैं, बहुत छोटे छोटे कण, वो हमें दिखाई नहीं देते पर वो फैल जाते हैं, और उन छोटे छोटे कणों में वायरस, बैक्टीरिया हो सकते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति अगर उनको टच करता है, जैसे वो अपने आसपास वो फैल गए, हम टेबल पर बैठे हुए हैं, किसी ने उसको टेबल को टच किया या उस सामान को टच किया जहाँ पर वो इन्फेक्शन है, वो उसके हाथों में आ जाता है, और उसके हाथों से वो उसके शरीर में यानी मुंह में, आँख में, किसी भी म्यूकोजल सरफेस से जा सकता है। ऐसे इन्फेक्शन को हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। एयरबॉर्न इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो हवा के द्वारा, इसमें जो कण होते हैं वो इतने बारीक और इतने छोटे होते हैं कि वो जमीन पर सेटल नहीं करते, जबकि इसमें बारीक होते हैं पर फिर भी इनमें इतना वजन होता है कि ग्रेविटी के कारण वो आसपास ऐसे करके इकट्ठे हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, ये ड्रॉपलेट होते हैं। जबकि जो एयरबॉर्न होते हैं वो हवा में ऐसे ऐसे करके तैरते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। तो ऐसी बीमारी को हम एयरबॉर्न डिजीज कह सकते हैं, कि हवा के द्वारा फैलने वाली बीमारी। कोरोना के लिए दोनों चीज़ें कही गई। तो हमने क्लासिफाई किया एक्यूट, क्रोनिक, एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या वेक्टर बॉर्न डिजीज, जो कि माध्यम, किस माध्यम से बीमारी फैल रही है। फिर एक और तरीका हो सकता है बीमारी को क्लासिफाई करने का कि उसका कारण क्या है, किस कारण से वो बीमारी फैलती है। जैसे इंजरी के द्वारा, चोट के द्वारा यदि कोई बीमारी फैलती है, हमारे को कोई फिजिकल इंजरी हो गई, शरीर में चोट लग गई, इमोशनल स्ट्रेस द्वारा, मानसिक तनाव के द्वारा, रेडिएशन,
कणों, अगर आपको ध्यान हो तो एक क्लास में हमने अल्ट्रावायलेट किरणों की बात की थी। तो ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस के द्वारा, हम कोई भी जहरीली चीज खा लें उसके द्वारा भी बीमारी हो सकती है। डेफिशिएंसी के द्वारा, यदि हमारे शरीर में किसी न्यूट्रिशन की, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसकी कमी हो जाए तो हमें बीमारी हो सकती है। सनलाइट की कमी हो तो हो सकती है। रेस्ट की कमी हो, ठीक है, हम तनाव से ग्रसित हैं तो भी बीमारी हो सकती है। तो ये अलग अलग कारणों से होने वाली इंजरी, टॉक्सिसिटी, डेफिशिएंसी के कारण, बेस्ड ऑन कॉजेटिव, ये जितनी बीमारियां हैं ये हमारी नॉन कम्युनिकेबल, अभी हम उस पर भी आएंगे कि कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। बेस्ड ऑन कॉजेटिव एजेंट, वो बीमारी किस कारण से होती है, उस बीमारी को फैलने का कारण क्या होता है। फैलने के कारण हमारे आसपास दो प्रकार के होते हैं। हमारे आसपास बीमारियां, जैसा हमने अपनी शायद क्लास में भी बात किया था कि काफ़ी बीमारियां हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस के द्वारा होती हैं। पैथोजेंस हमारे आसपास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारी करने की क्षमता रखते हैं, और ये पैथोजन कम्युनिकेबल होते हैं, मतलब ये किसी न किसी माध्यम से कम्युनिकेट होते हैं, इनका प्रसार होता है इन पैथोजन का, जो कि माइक्रो सूक्ष्म जीवी हैं। हो सकता है मिलीमीटर साइज के हों, माइक्रोमीटर साइज के हों, परंतु ये सूक्ष्म जीवी हमें आसानी से दिखाई नहीं देते। ये हमारे खाने में हो सकते हैं, फूड में हो सकते हैं, हवा में हो सकते हैं, किसी भी माध्यम से, जिसमें हमने ये बात की कि वो एयरबॉर्न, ये सभी जो माध्यम है ये कम्युनिकेबल डिजीज पर लागू होंगे। तो ऐसी बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, यानी ऐसी बीमारी जो फैलने वाली बीमारी हो। हम हिंदी में शायद यही बोलते हैं ना, फैलने वाली या संचारी रोग, ठीक है, फैलने वाली, अगर बिल्कुल साधारण हिंदी में बात करें तो फैलने वाली बीमारियां, किसी ना किसी पैथोजेंस के द्वारा होती हैं, किसी ऐसे सूक्ष्म जीवी द्वारा होती हैं जो कि हम जिसको आमतौर पर देख नहीं पाते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव कौन हो सकते हैं? ये वायरस हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये फंगस इन्फेक्शन हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, और ये पैरासिटिक वर्म्स हो सकते हैं। ये अलग अलग कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे आसपास कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज, इन बीमारियों को हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। जो इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी ऑफ बीमारी होती है जिसका कारण नॉन कम्युनिकेबल होता है या नॉन इन्फेक्शियस होता है, अर्थात कि वो बीमारी हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति को है तो उससे वो दूसरी व्यक्ति को वो बीमारी नहीं होगी। तो ऐसी बीमारियां हो सकती हैं हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हमारे शरीर के अंदर में कोई भी मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन्स में, जिनकी हमने बात की थी कि जीन क्या होते हैं, उन जीन में यदि कोई खराबी हो, या डेफिशिएंसी डिजीज, जैसे हमने यहाँ डेफिशिएंसी डिजीज की बात की थी, किसी को आयरन की डेफिशिएंसी है तो उसे अनीमिया हो जाता है, किसी को विटामिन की डेफिशिएंसी, उसे रतौंधी हो जाती है विटामिन ए से। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिनकी कमी होने से, डेफिशिएंसी होने से हमें बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमारे आसपास हैं। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ? किसी को डाउट तो नहीं है, कोई समझने में समस्या हो? ठीक है। अब हमारी जो कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में अंतर क्या होता है? जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती हैं। वो हवा के माध्यम से फैल सकती है, पानी के माध्यम से, या वेक्टर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से ये बीमारी फैल सकती है। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड नहीं होती है, ये फैलती नहीं है बीमारी, ठीक है, किसी एक आदमी से दूसरे को नहीं जाती है। ये पैथोजेंस जिनकी मैंने अभी बात की थी, ऐसे बारीक सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी करते हों,
वो इसका कारण होते हैं और ये हाईली इन्फेक्शियस होते हैं और वेक्टर्स के द्वारा किसी ना किसी माध्यम से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं। जबकि ये बीमारियां फैलती नहीं है, जैसे एलर्जी, कोई इलनेस या माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की बीमारी, एबनॉर्मेलिटी इन सेल प्रोलिफरेशन लाइक कैंसर, चेंजेस इन लाइफस्टाइल, हम अपने जीवन शैली में बदलाव कर देते हैं तो हमें क्या हो जाता है, शुगर नाम की बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी हो जाती है, हमें हार्ट की बीमारी हो जाती है, क्योंकि हम शरीर को सही तरीके से नहीं जी रहे हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ से होती है और ये नॉन इन्फेक्शियस एजेंट के कारण बीमारियां होती हैं। इनके ये सब एग्जाम्पल हैं, टीबी, एड्स, मलेरिया, ये सब आपको पता होंगे। ठीक है, ये ज्यादातर बार एक्यूट होती है, पर कभी कभी एक्यूट नहीं भी हो सकती और ये क्रोनिक होती है। दोनों को ठीक करने के तरीके भी अलग अलग हैं। जैसे अगर इन्फेक्शियस डिजीज है तो मास्क हो गया, हाथ धोना, ठीक है, एक दूसरे के सामान को ना शेयर करना, ये सब या दूर रहना, ये सब काम किया जा सकता है। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए चेकअप करना, डाइट को मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना और स्लीप एंड रेस्ट लेना, ये अनिवार्य है। एक्यूट एंड क्रोनिक की हमने बात की थी कि एक्यूट डिजीज क्या होती हैं और क्रोनिक क्या होती हैं। जो बहुत तेजी से हो जाए वो रैपिड ऑनसेट की बहुत कम समय में हो जाती है, जैसे कोरोना की बीमारी है, आदमी कुछ दिन पहले ठीक होता है तो एकदम से उसे वो बीमारी होती है और पता चला कि बहुत दिक्कत हो गई उससे, उस बीमारी से। परंतु ये वाली बीमारियां जनरली नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या क्रोनिक डिजीज बहुत धीरे धीरे होती हैं, ग्रेजुअली होती हैं और लंबे समय तक रहती हैं। ये सडन होती हैं, ग्रेजुअल, पर कुछ बीमारियां ग्रेजुअल भी हो सकती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज ग्रेजुअल भी हो सकती हैं, जैसे कि टीबी की बीमारी। टीबी की बीमारी कई महीनों में, सालों में पनपती है शरीर में। इसमें ड्यूरेशन कम होता है, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते होता है, इसमें 6 हफ्ते से ज़्यादा का समय लगता है। इसमें अलग अलग तरीके क्या इंजरी होती है, तो ये दोनों अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं। जैसे कि हड्डी का टूटना, ब्रेकिंग, फ्रैक्चर एक एक्यूट बीमारी है। अस्थमा एक स्लो बीमारी है। ठीक है, कोई भी बैक एक जैसे एक बीमारी है, पीठ में दर्द रहता है, किडनी की बीमारी, हार्ट डिजीज, ये सब क्रोनिक बीमारी है, लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है और ये कम समय में ठीक भी नहीं होती। जबकि अदर बीमारी, एक्यूट बीमारियां जितनी जल्दी होती हैं उतनी बार ठीक भी हो जाती हैं अगर होती हैं तो। अच्छा, वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर से होने वाली बीमारियां, वेक्टर कौन कौन से बताए मैंने आपको, आप बताएंगे मुझे कौन कौन से वेक्टर बताए, मैं पूछ लेता हूं आप लोगों में से। मुझे ये जवाब कृष्णा से मिल सकता है। कृष्णा, कौन कौन से वेक्टर हैं, तो मेडिकल बैकग्राउंड की हो। सर वेक्टर यानी कि किसी भी एनिमल से या इंसेक्ट से, जैसे मॉस्किटो हो गया एंड रैट हो गए एंड डॉग हो गया, सर ये सारी बीमारियां वेक्टर बॉर्न डिजीज। ठीक है, और अच्छा चलिए हम चलते हैं चंद्र पे। चंद्र, आप मुझे बताएं कि कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं जिनसे हमें इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती हैं। मेरा सवाल आपको समझ में आया? मैंने ये यस सवाल सर। पूछा है कि हमें कौन सा माध्यम हो सकता है जिससे वो बीमारी हो सकती है। कम्युनिकेबल डिजीज, सर बताएं। ये कम्युनिकेबल मतलब कि सर सांस एयरबॉर्न होता है, कम्युनिकेबल का ड्रॉपलेट। मतलब, कम्युनिक एक पर्सन कम्युनिकेबल डिजीज इसका मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो। है कम्युनिकेबल। दीपा, आप बताइए, दीपा बरुड़े, आप बताएं कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, Sir, हिंदी में बताएं। communicable diseases are the diseases which are मतलब कम्युनिकेशन से होता है, मतलब किसी भी तरीके से, फॉर एग्जांपल वाया स्पीकिंग या कॉन्टेक्टिंग, मतलब वो मतलब वायरल भी हो सकता है या बैक्टीरियल भी हो सकता है। अब जैसे मैं बोल रहा हेलो हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे, तो आपको वो बीमारी हो सकती है अगर मान लो मुझे कोई बीमारी है तो। सर,
अरे उसमें मतलब डिस्टेंस का भी रहता है ना, मतलब अभी हम ऑनलाइन बोल रहे हैं तो ऑनलाइन कैसे हो सकता है, लेकिन अगर हम मतलब पास में रह के मतलब बोलते हैं तो हमें हो जाता। हेलो, अच्छा, हाँ नहीं, एक शब्द में बताओ ना, इतना फॉर लंबा। एग्जाम्पल सर मतलब सर्दी है, खांसी है, या ये कोरोना कोविड-19 है, वो मतलब सर कम्युनिकेबल है, अगर मतलब अगर आप 5 मिनट के अंदर। हेलो, हाँ, छुआछूत की बीमारी। कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल है सर, देवेंद्र, आप बताइए। कम्युनिकेबल है, ठीक है दीपा। यस कम्युनिकेबल हेलो, है। यस सर। दीपा आप, हेलो, देवेंद्र आप बताएं, मैंने कौन से हाँ 4 सर। तरीके बताए? जी, सर कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब फैलने वाली बीमारी जो पहले वाले, जैसे हाँ, छुआछूत से फैल जाती है, जैसे वाटर से, एयर से, और फिजिकल टच, ऐसे इस टाइप से सेक्सुअल जो बताया सर ट्रांसमिटेड, आप। यस सेक्सुअली या सर, बॉडी एसटीडीज, हाँ। फ्लूइड से ट्रांसमिटेड डिजीज। और यस कोई सर, यस एक छूट गया सर। आपका। आपने बताया एयरबॉर्न डिजीज हो सकती हैं, आपने बताया वाटरबॉर्न डिजीज हो सकती हैं, आपने वाटर बताया बॉर्न। सर वो सर ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। वो एयरबॉर्न के अंदर उसको रख लेते हैं। एयरबॉर्न चलो, आ गए। यस सर, एक बच गया एयरबॉर्न। अभी, एक नहीं बताया आप में से किसी ने, अभी शायद बताया आपने। सर वेक्टर। वेक्टर बॉर्न, हाँ वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न, वेक्टर यस में सर, कोई वेक्टर एक बॉर्न है साधन होता एनिमल। है, जैसे वो साधन इंसेक्ट हो सकता है, मॉस्किटोज से जो बीमारियां हमें होती हैं, चाहे मलेरिया हो, डेंगू फीवर हो, कोई भी बीमारी जो हमें किसी वेक्टर के जरिए से, चाहे वो इंसेक्ट हो, कभी कभी एनिमल से भी हमें बीमारी हो सकती है, जैसे बर्ड फ्लू है ना, जो कुछ बर्ड्स के अंदर बीमारी है वो इंसानों के अंदर जा सकती है। तो ऐसे में बर्ड बेसिकली, पर वो वेक्टर नहीं कहलाता। वेक्टर होने के लिए उसको बीच का माध्यम होता है, वो किसी के बीच में माध्यम का काम करता है वो बीमारी। तो ऐसे में उस बीमारी को हम वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। जिनको सर ना वेक्टर, समझ आया हो, मैं ये नोट्स शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं, आप इसको आराम से पढ़ लेना, वो मुझे फिर बता भी देना कि अगर आपको कोई समस्या आ रही है। जी, 40% वेक्टर का मतलब क्या है सर? वेक्टर का मतलब क्या है सर? वेक्टर मतलब वेक्टर वेक्टर बॉर्न डिजीज। जी सर, बॉर्न, तो वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर बॉर्न, बॉर्न तो मतलब ठीक पैदा वेक्टर होना का या मतलब एक तरीके से आप ये समझिए, व्हीकल, व्हीकल। साधन, ठीक, साधन, कोई ठीक ठीक। कैरियर है ओके, इसका, कोई चीज है जी जो बीमारी को जी। लेके आ रही है, लेकर चल रही है। जैसे सबसे अच्छा मलेरिया का उदाहरण ले लेते हैं। मलेरिया आपको, अगर मान लीजिए मलेरिया आपके घर में किसी को है, तो मलेरिया आपको अपने आप नहीं पहुंचेगा। किसी को मलेरिया हो, मलेरिया के हजारों मरीज के बीच में रहें, आपको मलेरिया नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक आपको किसी मरीज को, पहले एक मच्छर, ये मरीज की फोटो मान लेते हैं, ये मरीज है, यहाँ पे उसे मच्छर ने काटा, ये मच्छर उसे काटेगा, उसका ब्लड उसके अंदर जाएगा और उसको वो किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा और फिर ट्रांसमिट करेगा। ये अपने आप नहीं जाएगा, इसके लिए एक मच्छर एक वेक्टर का काम कर रहा है। ऐसे जी कोई जी और ठीक। वेक्टर भी हो सकता है, कोई एनिमल वेक्टर हो सकता है, कई तरीके के वेक्टर्स हैं मॉस्किटो के अलावा, वो ये बीमारी कर सकते ओके, हैं। ठीक है, तो ऐसी ठीक। बीमारी को हम ओके, वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। जैसे एयर बॉर्न डिजीज अगर है, तो उसके लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है, उसमें किसी तीसरे जी आदमी सर। की होनी, तीसरी चीज की जरूरत नहीं है। एयरबॉर्न या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की अगर बात करेंगे, दोनों इन्फेक्शन है। अगर मुझे या किसी एक आदमी को वो बीमारी है और वो बीमारी के कण वो अपने आसपास फैला रहा है या हवा में फैला रहा है, अब आप यहाँ इसके संपर्क में आए, हवा के कारण आपको वो बीमारी हो गई, या ये व्यक्ति आया, इसने यहाँ टेबल पर टच किया और उसने अपने आंख को, मुंह को कहीं और टच किया, उससे वो बीमारी उसको ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इसमें कोई बीच में वेक्टर नहीं है, कोई बीच में साधन नहीं है, ये डायरेक्टली हो रही है। तो एयरबॉर्न हो गया, ड्रॉपलेट हो गया, फिर उसके बाद वाटर बॉर्न। अब ऐसे में क्या है, वाटर, पानी, वो बीमारी के जो पैथोजन हैं वो कहाँ पर है? पानी के अंदर। अब वो पानी मैंने पी लिया, जो दूषित पानी है, यदि हम, क्यों पानी के लिए बार बार कहा जाता है कि पानी आपको साफ पीना चाहिए? क्योंकि दूषित पानी में हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपने उनको पी लिया, पीते ही वो आपके शरीर में एंटर कर गए और फिर वो आपको वो बीमारी कर देंगे। तो इसमें कोई बीच में और कोई साधन नहीं है।
ऐसे ही फूड भी एक वो हो सकता है। वाटर बॉर्न डिजीज सभी फूड बॉर्न भी हो जाती है, क्योंकि वो फूड के अंदर से भी ट्रांसमिट हो सकता है, तो फूड के जरिए से बीमारी हो सकती है। एक है जो कि बॉडी फ्लूइड या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हमारे शरीर के बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने पर, जैसे ब्लड है, ब्लड एक बॉडी फ्लूइड है, किसी आदमी ने किसी को ब्लड दिया, उस ब्लड में कुछ बीमारी थी तो वो बीमारी उसको कैरी ऑन हो जाएगी। अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बॉडी फ्लूइड से भी बीमारी हो सकती है, सलाइवा से, सीमन से, अदर बॉडी फ्लूइड से भी कई बीमारियां फैल सकती हैं, वो सेक्सुअल। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज एक अलग सेपरेट कैटेगरी ऑफ डिजीज है। और जैसे वेक्टर्स के जो तमाम उदाहरण हैं वो है मॉस्किटोज, सैंड फ्लाई, ट्रायोटिम बग, ब्लैक फ्लाई जो मधुमक्खियां तरह, टिक्स, ठीक है, जो खटमल टाइप के होते हैं, माइट्स, स्नेल्स, लाइस जो जुए होते हैं, ये सब कई बीमारियों को वेक्टर के तौर पर ले जा सकते हैं। और इनमें से ज्यादातर वेक्टर रैट्स भी हो सकते हैं। रैट्स वेक्टर नहीं होते हैं, रैट्स वेक्टर नहीं होते हैं। रैट्स बेसिकली क्या होता है, रैट्स को काटने वाले कुछ इंसेक्ट होते हैं। जो प्लेग नाम की बीमारी होती है, प्लेग नाम की बीमारी में इंसान, ह्यूमन बीइंग्स, रैट इसके कैरियर होते हैं। रैट के शरीर पर वो रैट के अंदर वो बीमारी होती है, और इसी के ऊपर एक इंसेक्ट रहता है, शायद ये सैंड फ्लाई, मुझे नाम याद नहीं कौन सा होता है, कोई एक इंसेक्ट होता है। वो इंसेक्ट, उस इंसेक्ट के अंदर वो बीमारी होती है, और वो इंसेक्ट जो है ह्यूमन को, इंसान को वो बीमारी ट्रांसमिट करता है। तो बेसिकली हमें जो प्लेग बीमारी होती है, होती चूहों के कारण है, पर चूहों से नहीं होती है। चूहों और हमारे बीच में एक माध्यम भी होता है, एक वेक्टर होता है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा वो कौन सा था, और एक वेक्टर होता है। ज्यादातर ये वेक्टर ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं, वो खून पीते हैं, चाहे मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, ये सब खून पीते हैं, या फ्लाइज जो होती हैं ये हमारे को ट्रांसमिट कर सकती हैं। जैसे मक्खी, मक्खी को क्यों घर में नहीं हम रखते, क्योंकि मक्खियां भी बीमारी का कारण हो सकती हैं। वो अपने शरीर में बहुत से पैथोजन लेकर चलती हैं, और वो पैथोजन हमारे शरीर में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सर हाँ जी, बोलते जाओ। सर कम्युनिकेबल डिजीज वेक्टर बॉर्न हो सकती है, जैसे सर मेरे को कोविड है पर हमेशा हमेशा कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ही ये हुआ फैलने वाली बीमारी। दो तरीके की बीमारी है फैलने, जितनी इन्फेक्शियस डिजीज हैं ये सभी कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जितनी इन्फेक्शियस डिजीज हैं। पर सभी कम्युनिकेबल डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होती हैं, पर सभी इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। इन्फेक्शन के द्वारा जो भी बीमारी हो, इन्फेक्शन मतलब किसी पैथोजन का आपके शरीर में प्रवेश करके एक क्रिया शुरू करना, उसको हम इन्फेक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं इन्फेक्शन को, पता नहीं हिंदी क्या होती है, संक्रमण। हाँ, संक्रमण जो होता है, संक्रमण में किसी पैथोजन यानी कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटा जीव है हमें दिख नहीं रहा, उसके कारण वो इन्फेक्शन हमें होता है। तो सभी कम्युनिकेबल डिजीज इन्फेक्शियस होती हैं, ठीक है, सभी इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल होती हैं, सभी कम्युनिकेबल डिजीज इन्फेक्शियस नहीं होती हैं। क्या मुझे कोई एक ऐसी बीमारी बता सकते हो जो कम्युनिकेबल हो पर इन्फेक्शियस ना हो? कम्युनिकेबल है, फैलने वाली बीमारी है, परंतु इन्फेक्शियस टीवी। क्या क्या? डेंगू बोला आपने? टीवी। टीबी नहीं, टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, टीबी तो इन्फेक्शियस डिजीज है। डेंगू हो सकता है सर, मतलब मजाक के लिए? मलेरिया। नहीं, फाइलेरिया इज अ इन्फेक्शियस डिजीज। ये फाइलेरिया एक फाइलेरिया के कारण हमें वैसे मजाक के तौर पर राजनीति मुझे ऐसी बीमारी लगती है जो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। इन्फेक्शन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण नहीं होती है बीमारी, और मैं देखता हूँ ये बड़ी कम्युनिकेबल डिजीज है, बड़ी आसानी से फैलती है। किसी को भी राजनीतिक कीड़े से कटवा दो सर वो फटाफट से होता है। अगर इसे दूसरे तरह से कहें तो जैसे डिप्रेशन,
डिप्रेशन, अवसाद, मेंटल डिजीज कई सारी हैं, कुछ मेंटल डिजीज है, मतलब राजनीति का तो मैंने थोड़ा ऐसे ही मजाकिया उदाहरण लिया, और डिप्रेसिव कुछ इलनेस है जो कम्युनिकेबल, मतलब जो इन्फेक्शियस नहीं है बट कम्युनिकेबल है। आप एक ऐसे माहौल के अंदर रहिए जहाँ सभी लोग डिप्रेस्ड हैं, सभी लोग नकारात्मक बातें करते हैं, तो वो किसी कीटाणु से नहीं होती बीमारी, पर आप भी उस डिप्रेशन के शिकार ग्रेजुअली हो जाएंगे। तो जो नकारात्मकता है ये एक प्रकार की ऐसी बीमारी है, ठीक है। तो ऐसी बीमारियां जैसे हम कहें क्या बोले, सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है, पढ़ाई ना करना या पढ़ाई करना, ये दोनों ही कम्युनिकेबल है, जबकि ये किसी कीटाणु से नहीं होती। आप पढ़ाई करने वालों के साथ बैठने लग जाओ, आपका भी मन करेगा पढ़ाई करूं, और आप किसी ना पढ़ाई करने वाले ग्रुप में बैठने लग जाओ और कुछ और चीजें करें तो आपको आप वो भी करने लग जाओगे। तो ये सब मैं व्यवहार में मानता हूँ, इसीलिए मैंने राजनीति का एग्जाम्पल दिया था। व्यवहार हमारा जो है कम्युनिकेबल होता है, अच्छा बुरा दोनों तरीके का व्यवहार कम्युनिकेट होता है। मतलब ये चीज मैं इसलिए बोलना चाह रहा था, इसलिए अपनी कंपनी बहुत ध्यान से चुनिए। सर एक कहीं पता क्वेश्चन, चला आप जाने अनजाने किसी बीमारी के से पीड़ित हो जाए। अच्छा, हमारा ये एक वेक्टर कंट्रोल, ये है इसमें ना, ये बड़ी दिक्कत है। हाँ, इसमें मैं पढ़ रहा था, ये नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, इसको जरा एक बार देख लेंगे। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसके बारे में मैं बताना चाह रहा था। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वेक्टर से, जिनमें कि मच्छर एक बहुत, मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं। तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, ठीक है। इसमें जो वेक्टर से होने वाली बीमारियां हैं उनमें एक ये फाइलेरियासिस है, हमने कल पहले पढ़ लिया है, इसको हाथी पांव भी कहा जाता है। वो ये इसको इरेडिकेशन के लिए, इसको खत्म करने के लिए फाइलेरिया फ्री इंडिया बनाने का हमारा टारगेट 2015 का है, और बाद में इसको बढ़ाकर 2020 तक किया गया है। इस वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत ये हमारा उसका साइकिल है, फोटो से समझने में हमें ये बुकेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये इस प्रकार का, ये माइक्रो, मतलब बहुत छोटा जीव है, माइक्रोस्कोप से या लेंस के जरिए से ही दिख सकता है। ये हमारे मॉस्किटो के अंदर जाता है, मॉस्किटो से हमारे शरीर में घुसता है, फिर हमारे शरीर में इसके मेल फीमेल डेवलप होते हैं, और ये हमारे लिम्फेटिक, ये लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, अगर आपको ध्यान हो, वहां से ये हमारे शरीर में होता है, और इसकी बाकी की लाइफ साइकिल। अब इसमें क्या होता है, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है इनमें जनरली जो लाइफ साइकिल, जो इसको मैं बट यूज किया, इसका आधा जीवन मच्छर में है और आधा जीवन इंसानों में है। तो अगर हम मच्छर पर कंट्रोल कर दें और इस बीमारी को इंसानों के अंदर से खत्म कर दें तो इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज उसे ऑफ कर दो। ये हाथी पांव का एक फोटो है। ये फाइलेरियासिस का स्प्रेड है कि कहाँ कहाँ फाइलेरियासिस नाम की बीमारी, ईस्टर्न यूपी में, बिहार में, झारखंड के क्षेत्रों में, इधर ये महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र जो है उनमें है, उड़ीसा में ये बीमारी मौजूद है, आंध्र प्रदेश में ये बीमारी है, तेलंगाना में, कर्नाटका के कुछ हिस्सों में, इन हिस्सों में ये हाथी पांव या फाइलेरियासिस नाम की बीमारी मौजूद है। अगली बीमारी जो वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर आ सकती है वो है मलेरिया। मलेरिया होती है हमें प्लाज्मोडियम नाम के, प्लाज्मोडियम कई तरीके के होते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, एक और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये 4 तरीके के होते हैं, पर आपको शायद याद करने की जरूरत नहीं है। प्लाज्मोडियम को भी याद कर लेंगे तो काफी है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ मतलब एक ऐसा जीव है, बेसिकली ये यूनिसेलुलर जीव नहीं है, तो ये यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर लो ग्रेड पे डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म है, और ये हमारे को फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से हमारे शरीर में ट्रांसमिट होता है, मॉस्किटो के स्लाइवा से।
हमारे यहाँ पर जो WHO के अनुसार मॉस्किटो का 80% मलेरिया का केस भारत के अंदर होता है। ठीक है, भारत के अंदर 80% मलेरिया के केसेस भारत के अंदर ही होते हैं। जो अंग्रेज लोग हैं वो मलेरिया नाम की बीमारी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो पहचान हमारी भारत की रखते हैं मलेरिया से। भारत में करीब 1.3 करोड़ केसेस यानी कि 13 मिलियन केसेस और 24,000 डेथ 2015 में, ठीक है, रिपोर्टेड है कि इतने केसेस हमारे देश में इस बीमारी के कारण होते हैं। तो ये हमारा प्रेवलेंस है कि कहाँ कहाँ हमारे पास हाई केस लोड है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हाई केस लोड, लो केस लोड और मलेरिया फ्री। हाई केस लोड जहाँ पर 1000 में से मतलब एक केस 1000 की आबादी पर मिलता है। जहाँ 1 से कम केस मिलता है उसको लो केस लोड मानते हैं। बीमारी जो वेक्टर बॉर्न हो सकती है वो ये काला आजार या ब्लैक फीवर हो रही है। काला आजार नाम की बीमारी, काला आजार नाम की बीमारी, इस काला आजार को अगर हिंदी में कहें तो ये काला ज्वर भी बोलते हैं, ब्लैक फीवर, ठीक है, या इसका एक और नाम है दमदम फीवर या लेशमैनियासिस। डॉक्टरी नाम इसका है लेशमानियासिस, क्योंकि ये लेशमैनियन नाम के प्रोटोजोआ, ये भी एक प्रोटोजोआ जीव है जिससे ये हमें होता है। और इसका कैरियर कौन है? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई नाम का एक इंसेक्ट है जिससे ये काला आजार नाम की बीमारी हमें होती है। हमने कल बात की थी, 2 तरीके का है, ये विशरल लेशमैनियासिस है, ठीक है, ये विशरल लेशमानियासिस है और एक लिम्फेटिक है। तो ये हमें सैंड फ्लाई नाम के वेक्टर से होता है और इसको एलिमिनेट करने का हमने टारगेट रखा। इसके कुछ एरियाज हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एंडेमिक है, फैला हुआ है। ये 61 से 67 एरियाज में यानी कि 17 ब्लॉक्स में फैला हुआ है। 68 ब्लॉक्स के अंदर 17 डिस्ट्रिक्ट। जैपनीज एनकेफ्लाइटिस ये भी एक बीमारी है जो कि वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ये हमें होती है, किससे होती है ये बीमारी? ये बीमारी हमें होती है जैपनीज एनकेफ्लाइटिस, एक वायरस के कारण होती है। ये एक वायरल डिजीज है। और क्यूलेक्स मॉस्किटो, हमने कौन सा मॉस्किटो के प्रकार बताइए तो कौन कौन से प्रकार जानते हो आप मॉस्किटो के? सर एनाफिलिस, क्यूलेक्स और एडिस इजिप्टी। एनोफिलीज, एडीज, क्यूलेक्स, ये 3 अलग अलग प्रजातियां हैं मच्छर की, तीनों मच्छर हैं, ठीक है। ये तीनों, एडीज के अंदर उसके एक और सब स्पीशीज है जिसका नाम एडीज इजिप्टी है, और भी एडीज होते हैं, पर ये मॉस्किटो की लार्जर फैमिली के हिस्से हैं। एनोफिलीज मच्छर जिससे हमें मलेरिया होता है, एडीज मच्छर जिससे हमें डेंगू होता है, क्यूलेक्स मच्छर जिससे हमें ये जैपनीज एनकेफ्लाइटिस या ये KFD डिजीज भी इसी क्यूलेक्स नाम के उससे होती है, हमें मच्छर से। तो ये वायरल डिजीज है। और दिमाग, एनकेफ्लाइटिस का मतलब होता है दिमागी बुखार, हिंदी में इसको दिमागी बुखार भी बोलते हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों को खास तौर पे होती है और ये गोरखपुर में, ठीक है, अभी कुछ समय पहले हमने सुना होगा गोरखपुर ईस्टर्न यूपी में ये जो दिमागी बुखार है ये बड़े स्तर पर मौजूद है और चैलेंज है। कुछ समय पहले एक डॉक्टर का नाम था, डॉक्टर क्या नाम था उसका, जो कफील खान का आपने एपिसोड सुना होगा जिसमें 63 बच्चे एक ही रात में मारे गए थे और वो ऑक्सीजन अरेंज कर रहा था। बाकी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, उससे ये ज़्यादा उसमें हुई। वैसे भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है, हमारे देश में नेग्लेक्टेड है। बच्चों को इसमें दिमागी बुखार आता है, काफ़ी बच्चों की इसमें डेथ हो जाती है, जिनकी डेथ नहीं होती है उनमें काफ़ियों को पैरालिसिस हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक तरीके की बीमारी है और हमारी जो व्यवस्था है वो इसके बारे में बहुत सीरियस नहीं है, क्योंकि ये गरीब क्षेत्रों में होने वाली बीमारी है। एक और ये बीमारी है कायसानूर फॉरेस्ट डिजीज या मंकी फीवर भी इसको बोलते हैं। KFD बीमारी
ये टिक से होती है, कीड़े से, और हेमरेजिक फीवर है। ऐसा बुखार है जिसमें खून के चकते जमते हैं और कर्नाटका डिजीज स्टेट में ये मौजूद है, KFD नाम का बीमारी। काया ये जिस फॉरेस्ट से ये फैली, ये बेसिकली इस फॉरेस्ट में, ये हमारे लिए KFD बीमारी एक और चीज का प्रतीक है कि यदि हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का ध्यान नहीं करेंगे तो क्या होगा। जैसे कोरोना तो इसके बाद में और अच्छा एग्जांपल है, ये पहले के जमाने में था कि ये एक कायसा नूर फॉरेस्ट है जहां पर ये बीमारी बंदरों के बीच रहती थी, बंदरों की बीमारी थी, ये बंदरों को होने वाली बीमारी थी। परंतु जब धीरे धीरे फॉरेस्ट कटने लग गए, फॉरेस्ट खत्म होने लगे, तो ये बंदर और बीमारी इंसानों के कांटेक्ट में आई, ह्यूमन बींग्स के कांटेक्ट में आई। पहले ये इंसानों को नहीं होती थी, पर ये बंदर जब इंसानों के कांटेक्ट में आए तो इन्होंने ये बीमारी इंसानों को दे दी और आज ये इस क्षेत्र में मौजूद है। तो ये है कायसा नूर फॉरेस्ट डिजीज। सिस्टम है, देखो ये वही चीज है कि किस तरह से ये टिक के अंदर फैलती है। रैट और मंकी एंड स्मॉल मैमल्स आर कॉमन होस्ट, मतलब इस वायरस को कैरी करने वाले कुछ होस्ट हैं, मंकी, स्मॉल मैमल्स, ये इसको कैरी करते हैं और इनके द्वारा, इनके संपर्क में आने से ये इंसानों को भी हो जाती है। ठीक है, ये वायरल हेमोरेजिक फीवर। हेमोरेजिक फीवर अगर मैं पूछूं तो कोई मुझे बताएगा क्या मतलब हुआ है हेमोरेजिक फीवर? हेमरेज, हेमरेज का मतलब होता है खून निकलना, ब्लीड करना। ठीक है, तो हेमरेज होती है शरीर के अंदर बहुत सेलुलर लेवल पर खून ब्लीड करने लगता है और उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है और इंसान की काफ़ी बार इसमें डेथ हो जाती है। डेंगू एक दूसरे तरीके का वायरल हेमरेजिक फीवर है। जैसे हम KFD की बात करें तो इसी समय पर हम इस बीमारी की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अगली बीमारी पर, जीका वायरस। जीका वायरस हमने कुछ दिनों में नाम इसका सुना होगा। जीका वायरस ये मॉस्किटो के द्वारा फैलने वाला एक फ्लैबी वायरस है, एक प्रकार का। जैसे शायद कल परसों में बात कर रहा था वायरस की, अलग अलग प्रकार के वायरस कौन कौन से होते हैं, तो ये एक फ्लैबी वायरस है जो मच्छर के द्वारा, मच्छर जो एक वेक्टर है इसका, उसके द्वारा फैलता है। पहली बार अफ्रीका के युगांडा में रिपोर्ट किया गया। और यहाँ पर एक और बीमारी है येलो फीवर। येलो फीवर भी एक वायरल इलनेस है, पर ये जीका वायरस नहीं है। येलो फीवर भी एक प्रकार की वायरल इलनेस है जो मच्छर के द्वारा फैलता है। भारत में ये इस बीमारी की मौजूदगी कम है, पर अफ्रीका में इसकी मौजूदगी बड़े स्तर पर है। तो ये जो जीका वायरस है, जीका वायरस हमें कुछ, ये प्रेग्नेंट विमेन को यदि हो जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान ये खतरनाक कॉन्सिक्वेंस ला सकता है। माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली का मतलब, सिफेलिस का मतलब होता है सिफेलिक, सिफेलिक का मतलब होता है हेड, हमारा सर, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो जो सर होता है माइक्रो प्लस सेफेलस, सेफेलस इज हेड, माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्मॉल हेड की बीमारी है। जो बच्चे का सर होता है वो छोटा रह जाता है, उसके दिमाग का डेवलपमेंट कम हो जाता है और वो पूरे जीवन भर मेंटल रिटार्डेशन से, मानसिक जो भी रिटार्डेशन को बोलते हैं, और ये एक दूसरा सिंड्रोम है गुलिन-बारे सिंड्रोम। ये कुछ केसेस में ये भी एक न्यूरल डिजीज है, नर्वस सिस्टम की बीमारी है, ये बच्चों को हो सकता है। तो ये जीका वायरस किसके लिए प्रॉब्लम है? सर बच्चों के प्रेग्नेंट वुमेन। सबसे ज्यादा खतरा है प्रेग्नेंट वुमेन को। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को ये इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये एक और इन्फेक्शन है जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए खतरनाक है, वो है रूबेला इन्फेक्शन। अगर आपको पता हो, एक टीका लगता है जिसका नाम है MMR। MMR टीका पता है किसी को? नाम सुना है? छोटे बच्चों मीजल्स, मम्स, रूबेला। मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, ठीक है।
मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, ये टीका लगाया जाता है बच्चों को, MMR का टीका। इसमें ये जो रूबेला नाम की बीमारी है, ये भी छोटे बच्चों को या प्रेग्नेंट वुमेन को यदि हो तो सीरियस कॉन्सिक्वेंस, इसी तरीके के कॉन्सिक्वेंस करती है। तो इसलिए जीका और रूबेला को आप एक साथ याद कर सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट वुमेन को होने वाले इन्फेक्शन है जिनको वो सीरियस प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये जीका की कहानी है। अब हाँ चलो, यहाँ पर ये मॉस्किटो के बारे में इन्होंने हमें एक यहाँ ब्रीफ कर लेते हैं। मॉस्किटोज, अलग अलग मॉस्किटोज, एडीज मॉस्किटो किसी ने बताया था, तो एडीज मॉस्किटो हमें क्या क्या कर रहा है, चिकनगुनिया नाम की, ये चिकनगुनिया एक बीमारी है और ये भी एक प्रकार का दिमागी बुखार है, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, डेंगी फीवर, डेंगी फीवर में डेंगी हेमरेजिक फीवर होता है, वही जैसा ब्लीड वाला। लिम्फेटिक फिलेरियासिस, फिलेरिया की जो बीमारी है वो मच्छर के द्वारा होती है, एडीज मच्छर। रिफ्ट वैली फीवर, ठीक है, रिफ्ट वैली फीवर ये भी हमें एडीज मच्छर द्वारा होता है। येलो फीवर ये भी एडीज मच्छर, और जीका फीवर ये सब इस मच्छर के द्वारा भी होने वाली बीमारी है। दूसरी वो है वो एनोफ्लीज मच्छर है, जिससे हमें मलेरिया हो सकता है, और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को क्या बोलते हैं हम? सर हाथी पाँव। हाथी पाँव, वेरी गुड, एलिफेंटियासिस। हाथी पाँव, ठीक है, जो दिखाई थी ना मैंने फोटो ऊपर, तो वो हाथी पाँव की फोटो थी। अगला जो हम मच्छर की बात कर रहे हैं वो क्यूलेक्स मच्छर है। क्यूलेक्स मच्छर से जापानीज एनकेफ्लाइटिस, गोरखपुर याद रखिएगा, गोरखपुर में होने वाली ये बीमारी है, दिमागी बुखार। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ये तीनों लिम्फेटिक फाइलेरियासिस किसी भी सब फैमिली से हो सकता है। और वेस्ट नाइल फीवर ये भी एक बीमारी है जो इससे हो सकती है। तो ये हमारी मच्छरों की कहानियां हो गई। मच्छरों की कहानियों के बाद हम चलते हैं अगले इन्फेक्शन पर, जिसका नाम होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ये आपके लिए सवाल हो सकता है। किसका इन्फेक्शन होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन? नाक का, नोज, सही है? एग्रीड, नॉट एग्रीड? जी सर। यस सर। नोज का इन्फेक्शन होगा। एग्रीड। कितने लोग एग्री सर कर रहे हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। एग्रीड सर। हॉस्पिटल एक्वायर्ड, उसका नोज से कोई लेना देना नहीं है, नोज केवल उसके नाम में आता है, ठीक है, नोजो। तो इससे कैच मत होना, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, मैं इसलिए ये बार बार कहता रहता हूँ, जब पढ़ते हो तो ध्यान रखो आप कहाँ ट्रैप में फंस सकते हो, कौन ट्रैप में फंस सकता है। सारी कहानी हमें याद नहीं करनी पड़ती, पर कुछ कहानी हमें जरूर याद करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ ट्रैप ले डाउन किया जा सकता है। यहाँ सिंपली ट्रैप, अगर मैं यूपीएससी का पेपर करूँगा तो इसको सेट कर दूंगा, ठीक है, उसमें लिख दूंगा कुछ नोज का इन्फेक्शन, कोमी से कोमियल कुछ बना दूंगा, उससे डाल दूंगा, तो ऑप्शन दे दूंगा नोज से नेजल इन्फेक्शन, कोम से कुछ और इन्फेक्शन, और फिर हॉस्पिटल, तो आपको वो ट्रैप में डाल सकता है। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसकी हिंदी क्या होगी? हॉस्पिटल एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब, एक्वायर का मतलब आपको किसी से मिला हुआ, किसी से आपने एक्वायर किया है, आपके पास था नहीं पर आपको कहीं से मिला, तो किससे एक्वायर किया आपने ये इन्फेक्शन? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से। तो अगर आप हॉस्पिटल जाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, जैसे मैं बहुत लोगों को डिस्करेज करता हूँ एज एन मेडिकल प्रैक्टिस कि भाई हॉस्पिटल कम जाओ तो अच्छे हॉस्पिटल जाओ। उसका कारण क्या है? अभी भी जब ये कोरोना फैला और हमने ये सब प्रोग्राम किया था, उस समय भी काफ़ी कोशिश की कि जो मरीज घर पे इलाज कर सकते हैं उनका इलाज हम घर पे ही करें, काफियों को घर पे ही रखा। क्यों? क्योंकि ये एक खतरनाक इन्फेक्शन होता है जो हमें हॉस्पिटल जाकर हो सकता है। केवल हॉस्पिटल जाने से, आप हॉस्पिटल में मामूली सी बीमारी के लिए गए और वहाँ से एक सीरियस इन्फेक्शन आपको हो गया और आपको सीरियस खतरा हो सकता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हॉस्पिटल जो है ये ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं।
हॉस्पिटल में सारे तरीके के मरीज घूम रहे हैं, सारी तरीके की बीमारियां हैं, हर आदमी किसी ना किसी मतलब काफ़ी सारे आदमी किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन लेके घूम रहे हैं। वहाँ पर डेड टिश्यूज, बॉडी फ्लूइड्स, सारी चीज़ें मौजूद हैं। कुछ हमें दिखेंगी, कुछ दिखेंगी नहीं। साफ सफाई भारत देश में ऐसे ही नहीं होती। जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है उनकी हमें कोई गारंटी नहीं है कि उनसे हमें हो जाए। जो हमें इंजेक्शन लगाया जा रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है। कैनुला लगाया गया, जो बोतल से पानी चढ़वाने का शौक रखते हैं कि हमने बोतल चढ़वा ली, तो उनके लिए भी ये खतरा है। गए थे ठीक ठाक केवल पानी चढ़वाने के लिए, और पानी चढ़ाने से उसने लगाया और साथ में 2 इन्फेक्शन लेकर, सीरियस इन्फेक्शन लेकर घर लौट आए। तो ये होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जो कि एक सीरियस कैटेगरी। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन जो होता है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, जो भी होता है वो खतरनाक किस्म का होता है, साधारण नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर साधारण वो बचते नहीं है। जो पहलवान टाइप के, खतरनाक टाइप के बैक्टीरिया, वायरस होते हैं वही बचते हैं, जिन पर कोई दवाइयाँ असर नहीं करती। रेजिस्टेंट बीमारियाँ आपको यहाँ से लगती हैं। और ये हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट में, आईसीयू में इसके होने के बहुत संभावनाएं होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि 10 में से 1 आदमी को, जो 10 आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे उनमें से 1 आदमी को ये इन्फेक्शन हो जाएगा। यानी कि 10% ऑफ पीपल विल एक्वायर। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो आपको 10%, 100 में से 10 लोगों को ये संभावना है 10% लोगों को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाएगा। ये चैलेंज इतना बड़ा है। और ये चैलेंज और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हॉस्पिटल की मेंटेनेंस अच्छी ना हो, साफ सफाई अच्छी ना हो, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों का ध्यान ना रखता हो सकता है सफाई आपको बहुत बढ़िया लग रही है, मेदांता गए, चमक रहा है, फर्श वर्ष बहुत बढ़िया चमक रहा है, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या चीज़ चल रही है, आईसीयू में क्या आपके शरीर में लगाया जा रहा है, वो आपको नहीं पता। तो हॉस्पिटल एक थोड़ी सीरियस चीज़ है, और हमें हॉस्पिटल इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्करेज कर सकता हूँ। पर ये भी कहूँगा कि ऐसा भी नहीं है, जब जरूरी हो तो आपको जाना चाहिए। तो हमारे लिए एक ये सीरियस प्रॉब्लम है, और भारत के अंदर में एक सीरियस खतरा है। और अच्छी बात है कि आज हम सिविल सर्विस के लिए जब तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये इंटरनेशनल नोजोकोमियल इन्फेक्शन कंट्रोल कंसोर्टियम है 2015 का, जिसने ये रिपोर्ट छापी है, जिसका ये कहना है, और हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए। भारत में उनके हिसाब से वहाँ तो 10% था, भारत में ये रेट 15.5% तक हो सकता है। यानी कि 100 लोग जब जाएंगे उनमें से 15.5-16% लोगों को, जैसे आपने एक बहुत वो फेमस आया था, कौन सा फंगस था, ब्लैक फंगस सुनने को मिला होगा। ब्लैक फंगस इज अ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो आपको पहले नहीं था, जाने से हो गया। 1 सेकंड देंगे आप लोग? हेलो सर, मैं आपको कॉल करूं आधे घंटे? जी सर। ठीक है, हाँ। अच्छा, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया था, इक्विपमेंट, अच्छे इक्विपमेंट का ना होना एक कारण हो सकता है। पुअर नॉलेज, हमारे हॉस्पिटलों में, ज़्यादातर हॉस्पिटलों में कौन लोग हॉस्पिटल चलाते हैं? बहुत जगह तो ऑर्डरली चलाते हैं, डॉक्टर तो बहुत कम काम करता है, मैक्सिमम काम अनट्रेन्ड स्टाफ कर रहा होता है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है। डॉक्टर या हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन उसको 4 चीज़ बता देता है, तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये करना है, पर उसको मेडिकल की, बायोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए उसे कुछ आइडिया नहीं है कि उसका ये एक्शन, जो भी वो एक्शन कर रहा है, वो क्या हो सकता है। और कई बार डॉक्टरों की या पैरामेडिकल स्टाफ की नॉलेज भी बहुत ख़राब होती है, तो ये एक कारण है। दूसरा कारण, बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स को ना लेना, ये दूसरा कारण होता है यहाँ पर। ठीक है, अंडर स्टाफिंग एंड ओवर क्राउडिंग, बहुत एक स्टाफ है 500 मरीज को देख रहा है, हो जाएगा। ओवर क्राउडिंग, सरकारी अस्पतालों में जाओगे आपको हर जगह भीड़ ही दिखेगी, वहाँ पर में हो जाएगा। लैक ऑफ प्रोसीजर,
कोई एक सेटअप, एक सिस्टम, SOP जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेड डाउन नहीं है। क्या करना है किसी को नहीं पता, जिसको जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है। बहुत बार डॉक्टर लोग भी इग्नोरेंट होते हैं। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ इंजेक्शन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी। इंजेक्शन का बड़ा शौक है बहुत सारे लोगों को। वैक्स की जो बात हम कर रहे हैं, अभी भी मैं अपने जब भी मरीज देखता हूँ, बहुत गांव के मरीज, देहात के मरीज को शौक होता है कि हम इंजेक्शन लगवाया है वहाँ से, जबकि वो शायद बीमारी उसकी दवाई खाने से, 2 गोली खाने से, 1 गोली खाने से वही असर आ जाता, परंतु वो इंजेक्शन लगाने का जो सेटिस्फेक्शन है वो उसके लिए, या बोतल चढ़वाना तो फैशन है शायद, ठीक है। हर गांव के अंदर जब जाते हैं हम, तो वहाँ पर बोतल चढ़वाना, कि हमने बोतल चढ़वा दी। अब ये बोतल चढ़वाने से क्या होता है, इंजेक्टेबल्स एक सीरियस रिस्क है, हमारे सीधे खून में कोई इन्फेक्शन ट्रेवल कर रहा है, और हमने सारे जितने भी नेचुरल बैरियर्स हैं उनको समाप्त कर दिया। ये काम हम कर देते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन में। इनएडिक्वेट हाइजीन, वेस्ट डिस्पोजल नॉर्म्स, के वो अपनी गंदगी है, सफाई नहीं है, लोकल एंड नेशनल गाइडलाइंस है, ये भी एक कारण है कि भाई सरकार या कोई एक व्यवस्था है ही नहीं, तो ऐसा होगा। इसके बाद टीबी की बात हमने कल कर ली थी। वैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा ये बीमारी होती है, फेफड़ों को ये बीमारी करती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, और इसके लिए जो टीका लगता है वो BCG है, ठीक है। BCG नाम का टीका लगता है टीबी के लिए। टीकों की एक बार जरा मैं जो कॉमन टीके हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ, आप लोगों से नोट कर लीजिएगा जो भी मैं बता रहा हूँ। टीबी नाम की बीमारी के लिए हमें टीका लगता है BCG। उसके बाद BCG, मीजल्स, मम्स, रूबेला, इसके लिए एक इंजेक्शन लगता है जिसका नाम होता है MMR। मीजल्स का टीका अलग लगता है। पोलियो का वैक्सीन जो होती है वो मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट ऐसा इंजेक्शन होता है। इसी तरह टाइफाइड का इंजेक्शन मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट होता है। और कौन सा वैक्सीनेशन, ठीक है, इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप इंजेक्शन का नाम BCG, कि अगर हमें टीका BCG का जो इंजेक्शन हमें बचपन में लगता है वो हमें लगाया जाता है टीबी नाम की बीमारी से बचाने के लिए। UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कि हम अपने सभी बच्चों का, सभी का मतलब यूनिवर्सल करें, इम्यूनाइजेशन सभी का टीकाकरण हो और वो यूनिवर्सल हो, टीकाकरण किया जाए, क्योंकि टीके का बड़ा महत्व है। टीके का क्या महत्व है, वैक्सीन का क्या महत्व है, क्या एडवांटेज है, हमें क्यों वैक्सीन इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सब सवाल हो सकते हैं, देखो जो जिन पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। क्यों हमें सर इम्यूनिटी डेवलप होती है, क्या होता है, इम्यूनिटी। हाँ इम्यूनिटी होती है, वो तो नॉर्मल सी बात है। मतलब हमें नॉर्मल जो इलाज है और वैक्सीन है, इसमें किसको प्रेफर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सर हमें अगर हम वैक्सीन को, हॉस्पिटल खोलने पर या टीका लगाने पर, ये 2 चीजें आपको करनी है। किस पर जोर दोगे, आप DM हो अपने जिले के, आपको लिमिटेड बजट है, ज्यादा पैसा है नहीं, हॉस्पिटल खोलने पर ज्यादा जोर दोगे या टीके लगाने पर। सर टीके लगाने पर। क्यों, टीके लगाने पर। हॉस्पिटल खोलने पर सर ये होना चाहिए ठीक सर। होने से प्रिवेंट करता है। क्यों, प्रिवेंशन। टीके सर की ये सबसे बड़ा प्रिवेंटिव नेचर है। एडवांटेज है, ये प्रिवेंट करता है बीमारी को। टीके का सबसे बड़ा फायदा है, बीमारी होगी ही नहीं, होने से रोक देगा। अब ये बहुत अच्छी बात है। अब हॉस्पिटल में मान लीजिए किसी को टीबी हो गई, टीबी की फिर उसने 6 महीने तक, हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है ना भी ठीक हो। इतने दिन वो 6 महीने, साल भर तक बीमार रहा, 1 साल को काम का हर्जा हो गया, दवाई खाई उसका अलग हर्जा हुआ, अस्पताल में लोगों को बीमार, उस बीमारी को वो 10 लोगों को और फैला दिया उसने, वो और अलग हर्जा हुआ। पर जो प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंट कर दिया, होने से पहले ही रोक दिया उसने उस बीमारी को, और तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये हमें प्रिवेंट करता है बीमारी को। नंबर 2, वेरी लो कॉस्ट।
टीके की कीमत कितनी होगी? बीसीजी के टीके की कीमत कितनी होगी? मुझे पता नहीं वैसे, फिर भी मान लेते हैं 50 रुपए का टीका लगा है। अगर टीबी हो गई तो क्या होगा? 1 साल का काम का नुकसान। कितना आदमी 1 साल में कमा लेगा? अगर औसत आदमी भी 15,000 रुपया भी कमाता है, साल के 2 लाख रुपए का, तो उसका यही नुकसान हो गया, वर्क काम करने नहीं जा पाया। दवाई में मान लो उसने 50,000 रुपया खर्चा कर दिया, दवाई दारू करने में, डॉक्टर को दिखाने में 50,000 रुपये खर्चा कर दिया, 10 लोगों को और बीमार कर दिया। इनके लिए अलग जो इसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जबकि यहाँ हमारा कितना खर्च हुआ? कुल 50 रुपये। तो जो टीका है वो हमारे लिए वेरी लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है, प्रिवेंट करता है, बहुत सारी चीज़ों में ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो टीकाकरण के महत्व को बहुत पहले समझा गया, सन 1978 में ही भारत सरकार ने इसको समझ लिया था, और इसके लिए कहा गया कि भाई टीका लगाया जाएगा और यूनिवर्सली लगाया जाएगा। यूनिवर्सल का मतलब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हॉस्पिटल बनाने में तो हो सकता है, यहाँ हॉस्पिटल दिल्ली में बहुत हॉस्पिटल है, पर थोड़ा सा 50-100 किलोमीटर आगे जाएंगे हॉस्पिटल गायब हो जाएंगे, पर यहाँ सभी को कवर करा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा। तो यूनिवर्सलाइजेशन से क्या होगा? सभी को वो टीकाकरण का लाभ मिल जाएगा। इस कार्यक्रम को यूआईपी कार्यक्रम कहते हैं। 1950 में पहले ईपीआई कार्यक्रम होता था, उसका नाम बदलकर यूआईपी कार्यक्रम कर दिया गया, और फिर सारे डिस्ट्रिक्ट्स को 1990 आते आते सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर दिया गया। ये टीके फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी कीमत है वो सरकार पे करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जाते हैं। किस किस बीमारी के लिए? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, टीबी, इन सब के लिए ये लगाए जाते हैं। डिप्थीरिया कौन सी बीमारी होती है? काली खांसी नहीं, डिप्थीरिया को डिप्थीरिया बोलते हैं। पर्ट्यूसिस जो बीमारी होती है इसे बोलते हैं काली खांसी। तो इनके लिए टीका लगता है जिसका नाम होता है डीपीटी। डीपीटी टीका किसके लिए लगता है? डिप्थीरिया नाम की बीमारी, पर्ट्यूसिस नाम की यानी कि काली खांसी के लिए, और टेटनस के लिए। छोटे बच्चों को लगाया जाता है ये टीका। उसके बाद बीसीजी का टीका लगाया जाता है चाइल्डहुड वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के लिए। हेपेटाइटिस बी को भी अब इंक्लूड किया गया है यूआईपी में। इसके अलावा मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया को भी कुछ जगहों पर कवर किया गया है इस यूआईपी नाम के प्रोग्राम में। हेपेटाइटिस बी से हमें क्या होता है? इससे हमारा जो लीवर, ठीक है, ये लीवर की हमारी बीमारी करता है, पीलिया, जॉन्डिस, लीवर का इन्फेक्शन है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस जो हमारा दिमाग है, मेनिंजिस है, नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन, निमोनिया, फेफड़ों का इन्फेक्शन, इन सब के लिए भी, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, इन सब बीमारियों के लिए भी इसको अब बढ़ाया गया है। नई वैक्सीन इसमें इंट्रोड्यूस की गई है, रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस एक प्रकार का बच्चों को होने वाला इन्फेक्शन है जिससे डायरिया होता है, ठीक है, लूज मोशन होते हैं राइट से, कभी कभी सीरियस भी होते हैं। नीमोकोकल वैक्सीन होती है निमोनिया जिससे होता है, नीमोकोकल इसीलिए इसका नाम है। मीजल्स रुबेला, ये मैंने आपको चर्चा पहले की थी कि मीजल्स रुबेला भी इसके अंडर कवर है। मीजल्स की हिंदी होती है खसरा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बीमारियों का है जो मैं कह रहा था। टीबी के लिए बीसीजी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस के लिए डीपीटी, पोलियो के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन, हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस बी, मीजल्स के लिए मीजल्स वैक्सीन, टेटनस के लिए टॉक्सॉइड वैक्सीन। अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। यहाँ पर हम 2 मिनट और रुकेंगे। ये अलग अलग उदाहरण हैं किस प्रकार के वैक्सीन हो सकते हैं। जैसे ये टीबी के लिए जो वैक्सीन है बीसीजी, ये एक दूसरा बैसिलस है जिसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। लाइव नहीं होता, डेड होता है। बीसीजी के उसके कण डाले जाते हैं जिससे वो इन्फेक्शन करता है और जो वो हमें इनडायरेक्टली टीबी के लिए प्रोटेक्शन देता है। ओरल पोलियो वैक्सीन, इसमें हम पोलियो के वायरस को
जिंदा वायरस को, लाइव वायरस को हम अपने शरीर में इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि अटेन्यूएटेड वायरस होता है, यानी कि जो किसी इन्फेक्शन को करने में अक्षम हो। ऐसे बेजान बेकार किए गए वायरस का इन्फेक्शन होता है ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा। जो ये टेटनस टॉक्सॉइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इस इन्फेक्शन से, उनके विरोध में कुछ टॉक्सॉइड्स बनते हैं, उनका भी इस्तेमाल वैक्सीन। तो वैक्सीन अलग अलग तरीके से काम कर सकती हैं, अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। कई ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें हम कोई दूसरा बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी में उसी वायरस को या बैक्टीरिया को अटेन्यूएट यानी कि बेजान कर रहे हैं, या उसके कारण पैदा होने वाले टॉक्सॉइड को दे रहे हैं। तो वैक्सीन के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। ये अलग अलग तरीके की वैक्सीन है, ये नाम हम याद कर लेंगे। मिशन इंद्रधनुष, हमने इस पर चर्चा की हुई है, मैं इसको दोबारा नहीं बोलूंगा। यूआईपी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, 7 बीमारियों के लिए इसके लिए टीका लगाया जाता है। 2014 में ये कार्यक्रम ये शुरू किया गया इंद्रधनुष, जिसमें फुल इम्यूनाइजेशन सारी वैक्सीन का 2 साल से कम उम्र के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन। वैक्सीनेशन के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बच्चे, छोटे बच्चे, 2 साल से कम के बच्चे, और ये प्रेग्नेंट वुमेन। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं जिनका टीकाकरण अनिवार्य है, जिनका टीकाकरण बहुत जरूरी है। तो अगर कभी कोई कुछ बन जाएगा तो ध्यान रखना है कि इन 2 खास पॉपुलेशन पर हमें ज्यादा ध्यान रखना है बाकियों की अपेक्षा। इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष 2017 में बना, ये आप देख लेना। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, काला आजार और लिम्फेटिक फिलेरियासिस, इस बीमारी को खत्म करने के लिए। लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, लेप्रेसी नाम की बीमारी होती है जिसे हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। ये दोनों जो बीमारी होती हैं ये हमें होती है माइकोबैक्टीरियम से। 2 बीमारियां हैं जो हमें माइकोबैक्टीरियम से होती है। माइकोबैक्टीरियम एक खास तरीके का बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में भी एक विशेष तरीके का होता है, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज हैं बाकी सब बैक्टीरिया के मुकाबले, और ये इसका इन्फेक्शन भी अलग ही तरीके का होता है। दोनों बीमारी हैं टीबी और दूसरी बीमारी है लेप्रेसी, ठीक है। ये होती है, ऊपर वाली होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, और नीचे वाली होती है माइकोबैक्टीरियम लेपरे के द्वारा, लेपरे, ठीक है। तो इनसे ये होती है, और दोनों बहुत क्रोनिक बीमारी हैं, इन्फेक्शियस है और क्रोनिक है। ज्यादातर इन्फेक्शन एक्यूट होते हैं, बट ये 2 ऐसे उदाहरण हैं जब इन्फेक्शन क्रोनिक होते हैं। काफी सारे इन्फेक्शन जिनको हम जानते हैं वो एक्यूट बहुत तेजी से डेवलप करने वाले होते हैं, परंतु ये वो कुछ उदाहरण हैं जो बहुत धीरे धीरे डेवलप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक, नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें, मतलब हमारा हेल्थ सेक्टर के लिए मिशन है, वो सब कहानी ब्ला 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 वो याद कर लेना। NRHM, इसके 4 कंपोनेंट हैं, NRHM, NUHM, टर्शरी केयर प्रोग्राम एंड ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। तो ये इसके 4 हो गए। एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, मतलब गांव में NRHM भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, शहर में इसको NUHM बोलते हैं। ये एक ही प्रोग्राम के 4 हिस्से हैं। तीसरा है टर्शरी केयर प्रोग्राम। टर्शरी केयर प्रोग्राम अगर मैं बोलता हूं तो इसका क्या मतलब होगा? अगर मैं कहूं आप DM साहब टर्शरी केयर प्रोग्राम में काम करिए, तो आप क्या करेंगे? जी, क्या करना चाहेंगे? टर्शरी केयर का क्या मतलब होता है? हमने क्लास में चर्चा किया है। सर वो एक्सपर्ट फैसिलिटीज होती है लाइक लैब्स वगैरह एंड समथिंग। हॉस्पिटल्स, स्पेशलाइज्ड सुपर हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्रिएट करना टर्शरी केयर का काम है। प्राइमरी केयर का काम है ऐसी छोटी डिस्पेंसरी और छोटे हॉस्पिटल्स बनाना जहां इमीडिएट पेशेंट को प्राइमरीली इलाज किया जा सके। फिर आते हैं सेकेंडरी लेवल, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल होते हैं, जहां बीमारियां अगर PSC लेवल पर ठीक ना हो पाए या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हों तो वहाँ पर सेकेंडरी केयर आती है। और उसके बाद में आता है
जो बीमारी जिला अस्पताल में भी ठीक ना हो सके, जो सेकेंडरी केयर से ना हो सके, उसे टर्शरी केयर में भेजा जाए। तो ये है। इसके अलावा नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन, कल हमने बात की थी, 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है, ऐसा भारत का टारगेट है। वैसे मैं इन सारे प्रोग्राम से बहुत ही खपा रहता हूँ, क्योंकि ये पिछले पता नहीं कितने 100 सालों से चले ही आ रहे हैं। हमारा टीबी खत्म करने का प्रोग्राम 1955 से चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा। वो हमारे स्कोप में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, पर होना चाहिए। जब आप लोग कुछ बन जाओ तो आप लोग कोशिश करना। सर हेलो, बोलिए। हेलो सर, एलिमिनेशन और एराडिकेशन प्रोग्राम एक ही होता है? नहीं, अलग होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। एलिमिनेशन और इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का मतलब होता है समूल खात्मा, इरेडिकेशन का मतलब होता है समूल खात्मा। ये इसी टर्म के हिसाब से चल रहे हैं हम। इरेडिकेट कर दिया किसी को, मतलब उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जैसे हमने स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब ये बीमारी हमारे को दोबारा नहीं होगी, ये वायरस हमारी सोसाइटी से, हमारे अर्थ से खत्म कर दिया गया, इरेडिकेट कर दिया गया। पोलियो को हम इरेडिकेट करने के कगार पर हैं, पर क्योंकि 2 देशों में मौजूद है, ये 3 देशों में, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया, तो वहाँ मौजूद होने से ये इरेडिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। बेशक भारत में आज ये मौजूद नहीं है, पर कोई वो नहीं है कि अफगानिस्तान से एक बच्चा चल के भारत आता है और भारत में ये बीमारी फिर वापस फैल जाती है। तो इरेडिकेशन कंप्लीट प्रोसेस है, या तो ऑल या नन, ऑल और नन का कंसेप्ट है, या तो पूरी तरीके से इरेडिकेट होगा या नहीं होगा। तो अभी पूरी तरीके से पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ है। एलिमिनेशन है कि हमारी सोसाइटी में कोई बीमारी एक थ्रेट है, खतरा बनी हुई है, उसको इतने कम स्तर पे लेके आया जाए कि वो हमारे लिए एज अ थ्रेट खत्म हो जाए। किसी को होगी तो ठीक है, उसको हम ठीक कर लेंगे, पर वो लार्जर सोशल कंसर्न ना रह जाए। इक्का दुक्का किसी को होगी तो उसका इलाज किया जा सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए, लेप्रेसी के लिए अपना रहे हैं कि इनकी संख्या इतनी कम हो जाए कि ये हमें परेशान ना करें। तो हमारा ये काम है कि 2020 तक सभी टीबी के केस को डिटेक्ट कर लेंगे और 2025 तक उसे एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन के लिए कुछ रेट होगा कि इतने से कम केस लोड हो जाना चाहिए, लाख में एक आदमी से कम। और ये जो कल हमने DTPB स्ट्रेटेजी है, ये इसके लिए हम अपना रहे हैं, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड, DTPB। ये हमारी स्ट्रेटेजी है ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की। इसी प्रकार से हमारा मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम है। अब मलेरिया को एलिमिनेट हम करना चाहते हैं। मलेरिया को क्या है, हम पूरी तरीके से इरेडिकेट कर सकते हैं क्या? सोच के बताओ। नो सर, नो सर, नहीं सर, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मच्छर को अगर हम मच्छर किसी तरह से इंसानों के अंदर ये बीमारी खत्म कर भी दें, मान लीजिए हमने जितने प्लाज्मोडियम वायरस थे ढूंढ के एक आदमी में खत्म कर दिए, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, स्टिल ये वायरस जो होगा, ये प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, ये किसी ना किसी मच्छर के अंदर जीवित रह सकता है। तो जब तक आप सभी इंसानों और सभी मच्छरों के अंदर से ये बीमारी को खत्म नहीं कीजिएगा, ये इरेडिकेट नहीं हो सकती। और ये चीज करना लगभग आज के समय में असंभव है, ठीक है ना? तो ये हमारा, हाँ जी, एक टाइम में एक समय आया था जब ऐसा माना गया था कि मलेरिया को इरेडिकेट किया जा सकता है, बाद में समझ आ गया कि नहीं हो सकता। हाँ जी बोलिए। सर इसकी वैक्सीन भी नहीं बनती? इसकी मलेरिया की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, कामयाब वैक्सीन कोई भी नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए भी हम यही फॉर्मूला, डिटेक्शन, कि सभी केसों को ढूंढा जाए, फिर उनका ट्रीटमेंट, जितने भी बीमार हैं उनका इलाज किया जाए। सभी एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखिएगा, एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट, कोई बीमारी एंडेमिक है, इसका क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है। एक बीमारी किसी खास क्षेत्र में क्रोनिकली बसी हुई है, इसको हम अगर हिंदी में कहें, ये बीमारी यहाँ बसी हुई है ना?
हमारे दिमाग में जैसे राजनीति बसी हुई है, हर समस्या की जड़, हर समस्या का हल राजनीति में है, ऐसा हम मानते हैं। ये एक विचार है जो हमारे भीतर बसा हुआ है। तो ऐसे ही कोई बीमारी होती है वो हमारे भीतर बस जाती है, किसी ना किसी के अंदर मौजूद होगी। अगर उसको ठीक कर दोगे तो दूसरे को होगी, तब तक दूसरे को फैला देगा, दूसरे को ठीक करोगे तब तक तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। वो बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं होती। ऐसे स्टेटस को हम बोलते हैं एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिले के लिए हम इसको कर सकते हैं कि ऐसे जिले जहाँ पर ये बीमारी एंडेमिक है, यहाँ पर जो बस गई है। जैसे हमने काला आजार या हाथी पाँव की बात की थी, इसी प्रकार से मलेरिया भी कुछ खास डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से बसा हुआ है। यदि वहाँ पर हम फोकस करें तो हम इसके काफ़ी केसेस को कम कर देंगे, और जब केस लोड कम हो जाएगा तो ट्रांसमिशन भी कम हो जाएगा, ट्रांसमिशन कम हो जाएगा तो हम ठीक कर पाएंगे। इसके कंपोनेंट हैं डायग्नोसिस, सर्विलांस, प्रिवेंशन, क्रॉस कटिंग, इंटरवेंशन। ये सब करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट्स को हमने 4 कैटेगरी में बांटा है, 0 से 3। फर्स्ट कैटेगरी में जहाँ की कोई केस ना हो मलेरिया का, ठीक है, जहाँ पिछले 3 सालों में कोई केस नहीं हुआ तो उसको हमने कह दिया 0 कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट। उसमें कोई भी मलेरिया का केस नहीं हुआ। कैटेगरी 1 में 448 डिस्ट्रिक्ट है। हमारे देश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं भाई? टोटल कितने जिले हैं भारत में? सर 600 के आसपास है, 600 के आसपास। 773 सर, 700 के आसपास जिले होंगे। 6.6 लाख गांव हैं, याद रख लेना, ठीक है। ये सब मैं चाहता हूँ आप लोगों को याद रहे नंबर। तो हमारे 700 में से 448 जिले कैटेगरी 1 में आते हैं, जहां पर केस संख्या हर 1000 की आबादी में केवल 1 से कम केस हैं। कैटेगरी 2 जहां केस का नंबर 2 से कम है और 1 से ज़्यादा है, और कैटेगरी 3 जहां केस का नंबर 2 से ज़्यादा है। तो हमारा जो लक्ष्य है कि इसको किसी तरीके से एलिमिनेट किया जाए, हमारे मलेरिया को, ये हमारा इसमें उद्देश्य है। ई हेल्थ इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, भारत सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव हैं? स्वस्थ ई गुरुकुल, ये सब छोड़ दें। निक्षय है टीबी के मरीजों के लिए निक्षय कार्यक्रम, निक्षय NIKCSHA, ठीक है। टीबी के मरीजों का डाटाबेस बनाने के लिए निक्सी द्वारा, NIC द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स द्वारा बनाया गया है। स्वस्थ ई गुरुकुल WHO का ई लर्निंग इनिशिएटिव है, जिसमें हम टीबी, एड्स, लेप्रोसी, मलेरिया, इन बीमारियों के बारे में जान सकते हैं। ये सेहत इनिशिएटिव, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ये एक और इनिशिएटिव है, जिसमें हम पूरे भारत को 60,000 जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं। कॉमन सर्विस सेंटर क्या होते हैं? CSCs। व्हाट इज CSC? कॉमन सर्विस सेंटर का कॉन्सेप्ट था कि हम हर गांव में, हर पंचायत में एक ऐसा स्थान बनाएं जहां से सारी जितनी भी कॉमन सर्विसेज हैं वो अवेल की जा सके, ठीक है। तो उनको कॉमन सर्विस, यहाँ से आप अपना कार्ड वार्ड, यहाँ एक लड़का रहेगा उसके पास एक कंप्यूटर होगा, ऐसे सेंटर बनाए जाएं और यहाँ से ही इस हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड किया जाए। तो भारत के अंदर 60,000 CSCs को इसके अंदर जोड़ने का तो प्रस्ताव है सेहत कार्यक्रम में, ठीक है। फिर है सुगम हमारा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ट्रैकिंग की, कोई भी बीमार है वो दवाइयों के लिए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए, वैक्सीन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। किलकारी कार्यक्रम, ठीक है। किलकारी कार्यक्रम जो है चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर के लिए परिवारों को फोन के माध्यम से दिए जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसमें उनको ऑडियो मैसेज भेजे जाते हैं कि भाई आपको बच्चों का लालन पोषण करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ई औषधि वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जिससे हम अपने देश में दवाइयों का और अदर सर्जिकल आइटम्स का हिसाब किताब रख सकते हैं। मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें मदर और चाइल्ड कहाँ कहाँ हैं उनको ट्रैक किया जा सकता है इस MCTS
डिवाइस के इस ऐप के द्वारा। तो MCTS ई औषधि, किलकारी, सुगम, सेहत, निश्चय और गुरुकुल, इनको हम याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ पर ध्यान रखिएगा। मैं अपनी तरफ से जितना होगा मैं कोशिश करूँगा, आप लोग और प्रायोरिटी पर रखकर अपने स्तर पर भी इसको कीजिएगा। ठीक है सर, इसको ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ना। मैं कर दूंगा, ठीक है, मैं शेयर करूँगा। ओके जी, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर, गुड नाइट गुड सर। नाइट। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक